वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी आपके शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 27 जनवरी 2021 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो ये जो है टोटल आपके अलग अलग जो है यूपी के जो है ये सब अलग अलग आपके इतने एग्जाम कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के, हिंदी के और जीके जीएस के सॉल्यूशन जो है आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल पर आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बढ़ते प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यक्स के पास बैंक खाते में जमा राशि 100.82 रुपये है। तो आपसे फिर आगे बोला गया है कि 74.35 रुपये जमा करने और 50.17 रुपये निकालने के बाद वह अपनी बैंक में जमा राशि से प्रत्येक 5 रुपये के कितने चॉकलेट खरीद सकती है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता करना होगा कि टोटल जो है जमा कितना किया गया, और जब उसके बाद में 50.17 रुपये निकाल लिया गया तब उसके पास शेष राशि कितनी बची, पहले हम लोग वो निकालेंगे। तो सबसे पहले जो राशि थी और फिर जमा की गई राशि, उनका योग आपका कितना हो जाएगा। तो 5 2 7, 8 3 11 और 74 1 75 हो जाएगा। यानी कि 175.17 रुपये इतना क्या है अभी बैंक में जमा है। लेकिन उसमें से क्या किया गया, 50.17 रुपया क्या कर लिया गया, उस बैंक से निकाल लिया गया। तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि शेष उस बैंक में कितनी राशि बची हुई है वो हमें पता चल जाएगा। तो ये आपका 17 17 तो माइनस हो जाएगा, 175 माइनस 50 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 125। यानी कि बैंक में अभी भी 125 रुपये जमा राशि है। और यहाँ पर बोला गया कि 125 रुपये का 5 रुपये प्रत्येक टॉफी का मूल्य है। यानी कि एक टॉफी का मूल्य अगर 5 रुपये है तो 125 रुपये में कितने टॉफी खरीदे जा सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ चॉकलेट यानी कि नंबर ऑफ टॉफी या फिर चॉकलेट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक चॉकलेट के या फिर एक टॉफी के दाम से डिवाइड कर देंगे। तो कितना दाम है, 5 रुपया, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। यानी कि 125 रुपये में टोटल 25 चॉकलेट खरीदी जा सकती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि न्यूनतम संख्या क्या है जिसे प्रत्येक स्थिति में 12, 20 और 24 से विभाजित करने पर 8 शेष बचता है। यानी कि 8 क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। तो इस तरीके के प्रश्न में करना क्या होता है, जो यहाँ पर पहले संख्या दी गई है उनका पहले क्या करेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक लेंगे। तो अगर मेरा जो है पहले वाले वीडियो आपने देखा होगा तो वहाँ पर मैंने बता रखा है कि शॉर्टकट तरीके से कैसे एलसीएम निकाला जाता है। यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि जो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 24 इंटू करेंगे। 24 के बाद उससे छोटी संख्या कौन सी है, 20। 20 का 24 में क्या कॉमन आ गया, 4 आपका क्या आ गया, पहले ही इसमें कॉमन आ गया। तो 20 में से 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 4 तो आपका कॉमन 24 में ही आ गया, तो बचा क्या, 5। फिर आपका क्या है, 12 तो आपका 24 में ही आ गया, क्योंकि 12 आपका क्या होता है, 12 इंटू 1 होता है 24। 24 किसका गुना जो होता है, 12 का गुना जो होता है। यानी कि 12 तो पहले ही 24 में मौजूद है। यानी कि गुना कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 24 25 120 एलसीएम हो जाएगा। अगर बेसिक तरीका से निकालना चाहते हैं तो बेसिक तरीका से निकालिएगा, आपका एलसीएम 120 ही आएगा। तो क्या कहें, सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम आपका कितना आ गया, 120। फिर यहाँ पर जो शेष, यहाँ पर विभाजित करने पर जो शेष यानी कि रिमाइंडर बच रहा उसे क्या कर देंगे, इस संख्या में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 128। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 2x + 3 अनुपात 5x + 4 कॉमा 3:4 का त्रिगुणात्मक अनुपात है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यक्स का वर्ग ज्ञात करें कि कितना आएगा। यानी कि यक्स का पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालेंगे। तो यक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अनुपात है तो इसे क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। यानी कि 2x + 3 / 5x + 4 लिखा जा सकता है।
फिर क्या बोला गया कि 3/4 क्या है, त्रिगुणात्मक है, यानी कि ये क्या है, क्यूब है, असल में क्या है, क्यूब है। तो क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27 होता है, 4 का क्यूब 4 चक 16 चक 64 होता है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 इंटू 2 करेंगे तो 128x प्लस 64 तिया करेंगे तो 6 तिया 18 4 तिया 12 यानी कि 192 बराबर 27 पचे आपका कितना हो जाएगा, 135x प्लस आपका कितना हो जाएगा, 27 चौक 108 होगा। हल करेंगे तो यहाँ पर 135 में से 128 जाएगा तो 7x, और इधर से माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 गया, 6 जाएगा तो 84 आपका बचेगा। 7 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, 12 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 12। तो अब हमें x का वैल्यू पता है कितना है, 12 है, लेकिन x का वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, x का वर्ग यानी कि स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 144। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक छात्र एक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करता है, 4 विषय में अंक 79, 81, 88 और 94 थे। तो 5वें विषय में छात्र के अंक ज्ञात कीजिए कि कितना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 5वीं छात्र का अंक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 5वीं छात्र का अंक। तो किस तरीके से निकालेंगे, शॉर्टकट तरीका होता है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो ओवरऑल जो है कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, 85%, यानी कि कोई भी विषय जो है खुद में कितना होता है, 100%, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से हमें पता चल रहा है कि 100%, यानी कि मान लेते हैं 100 अंकों का परीक्षा, तो उसमें से ओवरऑल कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, 85%, यानी कि ओवरऑल उसे 85 अंक लाना है। लेकिन पहले विषय में उसने कितना अंक कम प्राप्त किया, तो 85 लाना था लेकिन 79 लाया, तो कितना कम लाया, 6 कम लाया। तो जितना कम लाएगा उसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पर कितना लाया, 81, लाना कितना था 85, कितना कम लाया, 4 कम लाया, तो कम लाया तो यहाँ पर जोड़ देंगे। फिर अगला क्या है, लाना था कितना 85, लाया कितना 88, कितना अधिक लाया, 3 अधिक लाया, तो अधिक जो लाया उसे क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। कम लाएगा तो प्लस करेंगे, अधिक लाएगा तो माइनस करेंगे। फिर अगला में क्या है, 94, कितना अधिक लाया है, तो 5 4 9 अधिक लाया है, अधिक लाया तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। हल करेंगे तो आपका क्या पता चल जाएगा, 5वीं छात्र का अंक पता चल जाएगा। तो हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका, 6 4 10 95, 95 में से आपका 9 3 12 गया, तो 95 माइनस 12 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 83, यानी कि 5वां जो छात्र था उसे कितना अंक प्राप्त हुआ, तो 83 अंक प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ वस्तुएं पर उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया था। इस प्रकार की वस्तुएं यानी कि इस प्रकार की वस्तुओं को, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा गया था और दूसरे को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत लाभ याद करें कि कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है खुद में कितना होता है, तो 100% होता है। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि 100% वाले सामान को जो है क्या किया गया, 25% अधिक, यानी कि मार्कअप कितना किया गया, 25% किया गया। तो 100% का सामान अगर 25% अधिक अंकित करेंगे तो उसका मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो 125% होगा, यानी कि 125% होगा। तो यहाँ पर फिर बोला गया कि अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा गया। तो 100% का सामान 125% में जो अंकित किया गया था, लेकिन ये जो अंकित मूल्य यानी कि ये जो मार्क्ड प्राइस है, इससे भी क्या किया गया, 20% अधिक में बेचा गया। कितने में बेचा गया, 20% अधिक। तो इसका जो है 20% कितना होगा, 125 का 20% आपका 12 दूनी 24 एक 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि 125 प्लस 25 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। यानी कि 125% का सामान कितने में बेच दिया गया, 150% में बेच दिया गया। फिर बोला गया है कि दूसरे वस्तु को अंकित मूल्य के 10% के हानि पे बेचा गया। यहाँ तो प्रॉफिट में था, लेकिन ये जो अंकित मूल्य है उस दूसरे वस्तु को किस में बेचा गया, 10% के हानि पर, यानी कि लॉस पर बेचा गया।
तो 125% का 10% कितना होगा 12.5। तो माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 112.5% इतना में बेच दिया गया। यानी कि पहले वस्तु को 150% पर, दूसरे वस्तु को 112.5% पर क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। पूछा क्या जा रहा है कि कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए कि कितना हुआ। तो 100% का समान है, टोटल कितने वस्तु है, 2 वस्तु, तो कितने प्रतिशत हो जाएंगे 200%, क्योंकि तुलना हमें सीपी से करना। लाभ कितने का हो रहा है 200% का समान था। बेचा कितने में 262.5% में बेचा। कितने में बेचा 262.5% में बेचा। तो कितने का लाभ हो रहा है 62.5% का लाभ हो रहा है। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 शून्य चला गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 31.25%। ये आपका क्या आ गया प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत आ गया। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 20% और 10% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को 954 रुपये में बेचा गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें कि कितना होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे रेशियो मेथड लगाएंगे। रेशियो मेथड में यहाँ पे इनिशियल प्राइस लिख लेते हैं, यहाँ पर फाइनल प्राइस लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जो है 20% का छूट दिया गया। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5, यानी कि 5 यूनिट का कोई सामान है, 1 यूनिट का उस पर क्या दिया जा रहा है छूट यानी कि डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 5 यूनिट का सामान अगर 1 यूनिट का डिस्काउंट यानी कि छूट देंगे तो बेच कितने में रहा है 4 यूनिट में बेच रहा है। फिर अगले में क्या किया गया 10% का छूट दिया गया। तो कितने का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/10, यानी कि 10 यूनिट का सामान 1 यूनिट के छूट यानी कि कितने में बेचा गया तो 9 यूनिट में बेचा गया। हल करेंगे, यहां पर से क्या करेंगे, अगर क्रॉस में कोई कट रहा है तो काट लेंगे, कट रहा है तो यहाँ पर 2 से ये कितने बार से 5 बार में चला जाएगा। हल करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 × 5 = 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि इनिशियल प्राइस 25 यूनिट, फाइनल प्राइस कितना 18 यूनिट। यहाँ पर जो है क्या दिया गया 954 रुपये में क्या किया गया बेचा गया, यानी कि ये फाइनल प्राइस दिया गया एसपी दिया गया, यानी कि 18 यूनिट का वैल्यू कितना है 954 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा काटेंगे तो 18 × 25 = 90, 18 × 3 = 54, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 53 रुपये के बराबर है। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे 25 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 53 रुपये तो 25 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 53 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 25 × 3 = 75, 5 × 7, 25 × 5 = 125 और 7 आपका कितना हो जाएगा 132, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस कितना आ गया 132, यानी कि 1325 रुपये आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित मूलधन पर 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से जो है कितना 1 रुपये कम है, यानी कि डिफरेंस कितना दिया गया 1 रुपये का दिया गया। और आपसे क्या पूछा जा रहा है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर एक चीज बता दे रहा हूँ कि जब 1 साल का रहे यानी कि 1 ईयर रहे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जब 10% आपका एनुअली क्या चले यानी कि वार्षिक आपका 10% चक्रवृद्धि ब्याज चले, तो पहले साल का तो 10% ब्याज होगा, दूसरे साल का कितना हो जाएगा दूसरे साल का आपका 21% ब्याज होगा। ओवरऑल ये मैं आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा, काफी बार आपका 10% से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है। और तीसरे साल में जो आपका कितना हो जाएगा थर्ड ईयर में आपका कितना हो जाएगा 33.1% होगा, कितना होगा 33.1%। अब फोर्थ साल में आपका कितना हो जाएगा 4641% होगा। तो ये 4 साल तक का आपका 10% का ओवरऑल चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में याद रखेगा। 1 साल का 10%, 2 साल का 21%, 3 साल का 33.1% और 4 साल का 46.41% होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया कि 2 साल का, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 10% के हिसाब से ओवरऑल ब्याज 21% होगा। और साधारण ब्याज के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा
अगर एक साल में 10% ब्याज लगता है तो साधारण ब्याज के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज 10 दूनी 20% होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना लग रहा है 21%। तो दोनों का ब्याजों का अंतर कितना है प्रतिशत में, तो 1% का अंतर है, और 1% का वैल्यू कितना दिया गया रुपये में, 1 रुपये के बराबर है। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मूलधन खुद में कितना होता है 100% होता है। तो अगर 1% का वैल्यू 1 रुपये है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 रुपये, यानी कि मूलधन कितना था तो 100 रुपये था। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10% के वार्षिक ब्याज दर पर 3 साल के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर याद कीजिए कि कितना होगा। तो अभी मैंने यहां पर बताया कि 3 साल का 10% के हिसाब से, 3 साल का 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता है 33.1%, और 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा तो 10 या 30%। ये 30% आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 3 साल का कितना हो गया ओवरऑल 33.1% हो गया। कितना हो गया 33.1%। तो दोनों का प्रतिशत में ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, अगर साधारण ब्याज 30% है, चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% है, तो प्रतिशत में ब्याज का अंतर 3.1% होगा। यानी कि अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का रुपये में वैल्यू चाहिए तो क्या निकालना होगा, 2000 रुपये का 3.1% निकालना होगा। तो 2000 का 3.1% कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 300 चला जाएगा, 1 × 2 = 62 रुपये, यानी कि कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगर आपको फार्मूला बेस्ड बनाना है तो मैं यहाँ पर आपको 2 ईयर और 3 ईयर का जो है फार्मूला यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो 2 ईयर का आपका क्या हो जाता है P/R² बटा 10,000 होता है, 10,000 इक्वल टू आपका क्या हो जाता है इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये 2 साल का है, यानी कि जब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगता है, और जब आपको 3 साल के लिए दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगेगा। ध्यान रखिएगा, फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो आप ये फार्मूला पे वैल्यू पुट करके बना सकते हैं। तो ये आपका P/R² बटा 10,000 300 + R बटा 100, ये आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा CI माइनस SI होता है। तो ये आपके 3 साल का फार्मूला होता है। तो अगर आप फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो ये दोनों फार्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, 2 साल का ये 3 साल का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 3 पार्टनर XYZ ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 रुपये था, यक्स का हिस्सा जेड के मुकाबले में 400 रुपये कम और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपये कम है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि XYZ का लाभ साझेदारी का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले XYZ लिख लेते हैं। ये जेड का जो है क्या मान लेते हैं, जेड का मान लेते हैं कि हिस्सा जो है लाभ में कितना ए है। तो यहाँ पर y का हिस्सा क्या बोला गया कि y का हिस्सा z की तुलना में 200 रुपये कम है। तो अगर z का हिस्सा a है तो y का हिस्सा कितना हो जाएगा a - 200, कितना हो जाएगा a - 200। और फिर यहाँ पर क्या बोला गया कि x का हिस्सा z से 400 रुपये कम है। तो z अगर a है तो इससे 400 कम, यानी कि a - 400 होगा। तो x का y का z का हमें पता चल गया। टोटल लाभ कितना दिया गया 3000 दिया गया। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, सभी लाभ को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 3a - 4 + 2 600 बराबर टोटल लाभ कितना है 3000 रुपये। तो 3a बराबर आपका कितना हो जाएगा 3600। a का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 1200, यानी कि a का वैल्यू अगर 1200 है तो यहाँ पर से हम लोग क्या लिखेंगे XYZ का निश्चित जो है लाभ यहाँ पर से हम लोग का निकल जाएगा। अगर a का वैल्यू 1200 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा a - 400, यानी कि 1200 - 400 करेंगे तो कितना हो जाएगा 800। अनुपात y का वैल्यू a - 200 है, तो अगर a का वैल्यू 1200 है तो 1200 - 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 होगा। अगर z का वैल्यू a है तो a का वैल्यू कितना है 1200, तो 1200 यहाँ पर पुट कर देंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 200 से काटेंगे तो ये 4 बार में, कितने बार में 4 बार में, ये आपका 5 बार में, ये आपका 6 बार में, यानी कि अनुपात में वैल्यू कितना आ जाएगा 4:5:6 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक परिवार में 2 माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है माता पिता की औसत आयु कितने हैं? 36। टोटल योग कितना हो जाएगा, क्योंकि माता और पिता यानी कि फादर और मदर है, तो कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। योग कितना हो जाएगा? 36 दूना 72। बच्चों का औसत आयु कितना है? 10 है। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। गुना करेंगे तो आपका योग आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 30। टोटल जो है उम्र का योग कितना हो जाएगा? तो योग आपका हो जाएगा 102। टोटल लोग कितने हैं? तो औसत आयु चाहिए तो टोटल लोग से डिवाइड करेंगे तो 2 माता पिता थे, 3 बच्चे थे, यानी कि टोटल 5 लोग थे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 यानी कि 20 25 100, 5 चौक 20 यानी कि 20.4 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 18 वस्तुओं को 15 रुपये के औसत मूल्य पर बेचा जाता है। प्रत्येक 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 रुपये था। यदि लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं हुई तो शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि कितना बेचा जाएगा, यानी कि कितने रुपए में बेचा जाएगा। प्रत्येक जो बचा हुआ 6 वस्तु है उसे कितने में बेचा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर जो है क्या दिया गया है? 18 वस्तुएं दी गई है। टोटल कितने वस्तु हैं? 18 वस्तु। उनमें से क्या किया गया? 12 वस्तु बेच दिया गया। तो यानी कि अनुपात में निकालेंगे तो 6 से काटेंगे, 3 बार में या 2 बार में, यानी कि 3 यूनिट वस्तु को कितने रुपए प्रति के हिसाब से बेच दिया गया? 15 रुपये के हिसाब से। बची जो है 3 यूनिट जो है टोटल वस्तु, तो उसमें से 2 यूनिट को कितना में बेचा? 16 रुपये में। सॉरी, यहाँ पर बेचा नहीं था, पहले खरीदा था, यानी कि 3 यूनिट को खरीदा कितना में? यानी कि 3 यूनिट, प्रत्येक यूनिट को खरीदा 15 रुपये के हिसाब से, और उनमें से 2 यूनिट को बेच दिया गया प्रति यूनिट के दर से 16 रुपये के दर से। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि बची हुई जो यूनिट है उसे कितना रुपये में बेच रहा है वो हमें पता चल जाएगा। तो हल करेंगे, कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो 15 तिया 45, इधर आपका कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, यानी कि 45 रुपये का टोटल सामान है। बेचा कितने में अभी तक? बेचा अभी तक 32 रुपये कमाया है, यानी कि अभी उसे कितना रुपया और कमाना है। तो 45 माइनस 32 करेंगे तो आपका कितने रुपये हो जाएगा? आपका हो जाएगा 8 5 13 रुपये। और यूनिट में जो है वैल्यू कितना बचा हुआ है? टोटल यूनिट सामान कितना था? 3 यूनिट, उसमें से बेचा कितना गया? 2 यूनिट, बचा हुआ कितना है? तो 3 माइनस 2 करेंगे, 1 यूनिट अभी भी बचा हुआ, यानी कि उस 1 यूनिट को, यानी कि एक वस्तु को बेचेगा कितने में? तो 13 रुपये के हिसाब से बेचेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी जो है इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी जो है कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है यदि सभी तीनों मिलकर इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? सभी की कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए जो है 8 दिन में कार्य कर सकता है, बी जो है 12 दिन में कार्य कर सकता है, और तीनों मिलकर यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में कर सकता है? 3 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 8 का 3 का 12 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 24। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3, 12 से डिवाइड करेंगे 2, 3 से डिवाइड करेंगे 8। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ए की कार्य क्षमता तो 3 आ गई, बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2 आ गई, लेकिन हमें समय किसका चाहिए? सी का चाहिए, यानी कि हमें कार्य क्षमता किसकी निकालनी होगी? सी की निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे? तीनों का मिलाकर कार्य क्षमता कितना है? 8 है, और उनमें से अगर ए और बी की कार्य क्षमता माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा? सी की कार्य क्षमता निकल जाएगी। तो 8 माइनस क्या करेंगे? 3 2 5 करेंगे, तो 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, यानी कि सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 3। और सी को करना कितना काम है? ये टोटल काम होता है, टोटल काम करना कितना है? 24 है। तो समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क बाय इफिशियंसी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो करना कितना काम है? सी को टोटल 24 काम करना है। कितने की कार्य क्षमता से? 3 की कार्य क्षमता से। हल करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 8 24, यानी कि सी जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 8 दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यात्रा पर जाने वाला एक व्यक्ति पहले 120 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 12 किलोमीटर की दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यात्रा की औसत चाल क्या होगी।
तो यहाँ पर तो ना ही आपका डिस्टेंस बराबर है, ना ही आपका यहाँ पर चाल इक्वल है। तो यहाँ पर आपको बेसिक से जाना होगा। बेसिक से किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो स्पीड बराबर आपका क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई आपका क्या हो जाता है, टाइम। क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो टोटल कुल दूरी कितनी, 120 किलोमीटर, यहाँ 12 किलोमीटर यहाँ, यानी कि कुल दूरी कितनी, 132 किलोमीटर। फिर बटा नीचे क्या लिखना है, समय, लेकिन समय तो दिया नहीं गया। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाता है निकालने का, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, यानी कि डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो डिस्टेंस पहली वाली कितनी दी गई है, 120 किलोमीटर, कितने की चाल से जाता है, 60 की चाल से, प्लस क्योंकि कुल समय नीचे जोड़ेंगे। फिर दूसरी दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर, कितने की चाल से जाता है, 80 की चाल से। हल करेंगे, यहाँ पर से क्या आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल आ जाएगी। 60 से काटेंगे 120 को 2 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, ये 20 बार में, तो कितना हो जाएगा 132। 20 आपका ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 3 43 होगा। 43 को क्या करना है, डिवाइड करना, क्योंकि आपका कटेगा नहीं कटेगा। तो 43 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, यानी कि 2640 को डिवाइड करेंगे, कितना बार में चला जाएगा आपका पहले, तो 26 4 6 24, ठीक है। तो 6 3 18 1 6 6 24 1 25, शेष कितना बचेगा यहाँ पर 60, यानी कि 61 दशमलव समथिंग आना चाहिए। 61 दशमलव समथिंग आपका एक ही ऑप्शन में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो कार के चालों का अनुपात कितना है, 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटा में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पहली कार की चाल चाहिए। तो अभी मैंने बताया है कि चाल यानी कि स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो दूरी कितनी है 500 किलोमीटर, समय कितना है 10 घंटा, हल करेंगे कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पहले वाली कार की चाल कितनी आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर यूनिट में कितना दिया गया है, 10 यूनिट दिया गया। पहले कार की चाल का यूनिट में वैल्यू कितना दिया गया, 10 यूनिट। तो अगर 10 यूनिट का वैल्यू 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5। पूछा क्या जा रहा है, दूसरी कार का चाल। तो दूसरी कार का चाल कितना है 11 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 5 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या आ गई, दूसरे कार की चाल आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन बनाने के लिए ढाला जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको जब भी कोई भी किसी भी आकार में कोई चीज़ हो, जब उसे जो है किसी अन्य आकार में ढाला जाता है यानी कि बदला जाता है, तो हमेशा उनके आयतन यानी कि वॉल्यूम के आधार पर बदला जाता है। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, गोला यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला आपका क्या हो जाता है, फार्मूला गोला का हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। फिर आपको बेलन का भी पता होना चाहिए। तो बेलन का आपका क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, 4/3 पाई आर आपकी क्या है आर क्यू है। तो क्या करेंगे 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 बराबर इसका वैल्यू पुट करेंगे बेलन का, क्योंकि दोनों एक ही ढला एक आकार को दूसरे आकार में बदला जा रहा है, तो दोनों का आयतन बराबर ही रहेगा। तो पाई त्रिज्या आपकी कितनी दी गई 3, आर स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा 3 3 9 इंटू क्या करेंगे एच, हल करेंगे आपकी क्या आ जाएगी बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो हल कर लेते, पाई से पाई चला गया, 9 से काटेंगे तो 81 बार में चला जाएगा, 3 से 81 आपका 27 बार में चला जाएगा। तो एच बराबर आपका कितना हो जाएगा 108 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी बेलन की ऊंचाई आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 1 लिखेंगे, उस पर क्या करेंगे 3 शून्य पुट करेंगे। तो ये आपकी 4 अंकों की क्या हो गई सबसे छोटी संख्या हो गई।
इसे क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, जो आपका रिमाइंडर आएगा उसे क्या करेंगे इस संख्या में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, यह 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या होगी जो 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो 6 से डिवाइड करने पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 36, फिर 4 तो 36, 6 7 42, यानी कि 4 क्या आ रहा है रिमाइंडर आ रहा है, 4 क्या आ रहा है रिमाइंडर आ रहा है। सॉरी यहाँ पर रिमाइंडर नहीं जोड़ेंगे, रिमाइंडर नहीं जोड़ना, यहाँ पर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे जो डिवाइड कर रहे हैं उसे क्या करेंगे रिमाइंडर से माइनस करेंगे। क्या करेंगे रिमाइंडर से माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर कितना आएगा 2, इस 2 को क्या करेंगे इस 4 अंकों वाली संख्या में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1002। तो 1002 आपका क्या होगा 6 से पूर्णतः कट रही है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो 6 से पूर्णतः कट रही है। अब हमें क्या चाहिए, फिर से 11 से कटने वाली वह संख्या चाहिए, सबसे छोटी संख्या चाहिए जो 11 से कटे, लेकिन वो 5 अंकों की होनी चाहिए। तो इस पर क्या करेंगे 4 शून्य पुट करेंगे, क्या होनी चाहिए 11 से कटनी चाहिए। तो 11 से कटने का नियम क्या होता है, 11 से कटने का नियम अगर पता हो आपको तो आपका होता है कि ऑड और इवन प्लेस पर जो भी अंक दिए गए उनके अंकों का सम जितना भी आए, फिर जो ऑड जो इवन, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर ऑड है, ये जो आपका ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस पे जो संख्याएं हैं और जो इवन प्लेस पर जो संख्याएं, उन दोनों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का डिविजल हो, तभी वह पूरी संख्या 11 से कटेगी। तो यहाँ पर क्या अंतर 0 या फिर 11 आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 और यहाँ पर 0, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 आपका नहीं आना चाहिए। तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे, 0 लाने के लिए हम लोग यहाँ पर अगर 1 पुट कर दें, यहाँ पर अगर 1 पुट कर दे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑड प्लेस पर भी एक जगह 1 आ जाएगा सम, और इवन प्लेस का भी सारे अंकों का सम यानी कि डिजिट का सम 1 हो जाएगा, और 1 और 1 का अंतर कितना होता है 0, यानी कि ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 11 से कटेगी। क्या होगी 11 से कटेगी। हम लोग यहाँ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है 5 अंकों की जो कि 11 से कटनी चाहिए, तो सबसे छोटी यही है। तो आपके जो अब हमें क्या चाहिए एक संख्या, तो ये आपकी कटेगी 6 से और ये जो आपकी 11 से कटेगी, लेकिन हमें क्या चाहिए इनके डिजिट का सम चाहिए। तो डिजिट का सम कितना हो जाएगा 2 1 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 1 2। इन दोनों का क्या पूछा जा रहा है गुणनफल, यानी कि मल्टीपल पूछा जा रहा है। तो गुणनफल कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे 9 को 5 बार लिख देंगे, यही आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अंतर फिर हमें किससे निकालना 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पर, तो 4 उस एक उस पर क्या करेंगे 3 शून्य पुट करेंगे, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। पूछा क्या जा रहा है डिफरेंस, यानी कि अंतर पूछा जा रहा है। माइनस कर देंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 98999 ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है 98999, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त पुस्तक जो है वितरित की गई। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली पुस्तक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 हिस्सा थी। तो यहाँ पर मान लेते कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो है आपका कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन मान लिया कि हम लोगों यक्स है। यहाँ पर मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन यानी कि बच्चों की कुल संख्या यक्स है। फिर यहाँ पर क्या बोला गया कि संख्या जो है बच्चों की संख्या का 1/8 हिस्सा थी। अगर बच्चों की संख्या आधी थी तो प्रत्येक बच्चों को 16 पुस्तक मिली होगी। तो कुल कितने पुस्तक वितरित किए गए ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर कुल बच्चे यक्स है, क्या है कुल बच्चे यक्स है, उसका जो है 1/8 हिस्सा, यानी कि जितने बच्चे उसका 1/8 हिस्सा क्या मिलता है, प्रत्येक बच्चे को जो है पुस्तक मिलता है। तो ये आपका क्या निकल गया, यहाँ पर से हल, यहाँ पर x/8 से हमें क्या पता चल रहा है, प्रत्येक बच्चे को मिली हुई पुस्तक की संख्या पता चली। लेकिन एग्जैक्ट संख्या यहाँ पर हमें नहीं पता। एग्जैक्ट संख्या कैसे पता करेंगे, यहाँ पर दिया गया कि अगर बच्चों की संख्या आधी थी, यानी कि पहले अगर कुल यक्स थी
अब उनमें से क्या कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए, तो प्रत्येक बच्चे को अब कितना मिल जाता है, 16 पुस्तक मिल जाता है। यानी कि अगर बच्चा आधा ना होकर पूरा रहती तो पुस्तक क्या मिलता है, जितना अभी मिल रहा है उसका आधा आधा पुस्तक मिलता है। यानी कि अगर अभी बच्चे को आधा कर दिया जाएगा तो पुस्तक तो दुगना दुगना सभी को मिलेगा, लेकिन अगर बच्चे को फिर से वापस आधा की जगह पूरा कर दिया जाए तो जितनी प्रत्येक बच्चों को जितनी पुस्तक मिल रहे थे उसकी आधी संख्या मिलेगी। यानी कि अगर प्रत्येक बच्चे को पहले 16 मिल रही थी तो अगर पूरी कर दिया जाए तो प्रत्येक बच्चे को 8 ही पुस्तक मिलेगी। इसी के हिसाब से अगर प्रत्येक पुस्तक के बच्चे यानी कि प्रत्येक बच्चे को पुस्तक की संख्या क्या है, x/8, कुल संख्या एग्जैक्ट संख्या कितना 8 है, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 8 64। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चल गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों की संख्या पता चल गई। तो बच्चों की संख्या कितनी है, 64। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, कुल पुस्तक पूछा जा रहा है। तो एक बच्चे को 8 पुस्तक मिलती है, टोटल बच्चे 64 है, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे इसमें 8 से, तो नंबर ऑफ बुक्स आपको पता चल जाएगा। तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 2 3, 8 छक 48 और 3 आपका कितना होगा, 51, यानी कि 512 आपके क्या है, टोटल पुस्तक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यक्ष एक इमारत की 11वीं मंजिल पर एक लिफ्ट पर जाता है और प्रति मिनट 57 मंजिल की दर से ऊपर की ओर बढ़ता है। एक ही समय पर वायु उसी इमारत की 51वीं मंजिल पर एक लिफ्ट पर जाता है और प्रति मिनट 63 मंजिलों की दर से नीचे उतरता है। यदि वे इन दरों की यात्रा जारी रखते हैं तो किस मंजिल पर उनके रास्ते को पार करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नॉर्मल रूप से ये आपसे पूछा जा रहा है कि वे कैमी मंजिल पर आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों लिफ्टों के बीच जो है मंजिलों का अंतर कितना, ये हम लोग निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, पहला जो है यक्स लिफ्ट कैमा मंजिल पर 11वां, दूसरा यानी कि वाई लिफ्ट कैमा मंजिल पर 51वां, दोनों के लिफ्टों का अंतर कितना है, 40 का अंतर है। फिर क्या है, दोनों का चाल का क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एक ऊपर की ओर जा रहा है तो एक नीचे की ओर आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो चाल आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पर से चाल आपके यहाँ पर से हो जाएंगे, यहाँ पर आपके 63 और 57, तो 63 और 57 आपके कितने हो जाएंगे, 120। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आएगा। कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर से निकाल सकते हैं कि क्या या तो कितनी मंजिल चढ़ना है या फिर कितनी मंजिल नीचे उतरनी है, वो हमें पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, या तो 57 का 1/3 निकाल कर 11 में जोड़ देंगे, या फिर 63 का 1/3 निकाल कर 51 में घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कैमी मंजिल पर वे आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पर 63 का 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। क्या कर देंगे, क्योंकि नीचे आ रहा है तो 51 माइनस 21 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 1/3 है, क्या निकाल लेंगे, 57 का 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 का 1/3, 19 तिया 57। कैमा मंजिल पर 11वां मंजिल में ऊपर की ओर जा रहा है तो जुटेगा, यहाँ भी आपकी कितनी आ जाएगी, 30। तो चाहे तो आप ऊपर में या तो माइनस कर सकते हैं या फिर प्लस कर सकते हैं, दोनों स्थितियों में आपका सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।